हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ही ब्रांच है। कहने का मतलब है कि बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के बारे में हम मैकेनिक्स बुक का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बीएससी का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दें आपको। बीएससी के अंदर तीन बुक्स आपकी फिजिक्स की फर्स्ट ईयर में चलती हैं। तीन बुक्स चलती हैं। पहली बुक्स है आपकी मैकेनिक्स, सेकंड है आपकी ईएमटी, थर्ड है आपकी ऑप्टिक्स। और एक बुक और भी होती है आपकी जिसको कहते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये चार बुक होती हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स का जो टॉपिक होता है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में मैकेनिक्स के अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो आज हम मैकेनिक्स जो हमारी फर्स्ट पेपर होता है मैकेनिक्स का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स के पेपर में आपके पास 4 यूनिट पेपर में आएंगी। कितनी यूनिट्स आएंगी? 4 यूनिट्स आपके पेपर में आएंगी। पहली जो यूनिट होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों यूनिट्स में से दो दो क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से मिलेंगे। दो क्वेश्चंस आपको प्रत्येक यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 9 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क होते हैं आपके 33। एक क्वेश्चन आपका जो 9वां क्वेश्चन जो आता है वो आता है कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में क्या होता है कि सभी यूनिट्स से एक एक सवाल या एक एक छोटा छोटा टॉपिक उठा के पूछ लिया जाता है कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आज हम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा सबसे पहला ही टॉपिक आता है इनर्शियल एंड, या पेन भी नहीं चल रहा, थोड़ा सा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इनको हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर हो गया। चीज़ें नहीं बदलती कभी भी, बस केवल थोड़ा सा उनका लेवल बदल जाता है। किसी में थोड़ा सा मीडियम लेवल आ जाता है तो किसी में थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है। अब इसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम देखने से पहले हमें देखना होगा किसी पार्टिकल की मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है कि जब कोई कण अपने एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है तो उसको वो कण मोशन में होता है। किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर किसी कण की समय के सापेक्ष स्थितियां बदल जाएं तो उस कण को क्या कहा जाता है? गति की अवस्था में कहा जाता है उस कण को। मोशन मीन्स गति। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इफ पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल is variable with respect to time, then particle said to be in motion.
पार्टिकल सेड टू बी इन मोशन। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है हमारा जो t बराबर t=0 समय पर यहाँ पर है। t कोई टाइम है हमारे पास t सेकंड में ही लेते हैं। t हमारे पास कोई टाइम है t सेकंड पर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस पार्टिकल की इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आना, चेंज हो गया पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इफ द पोजीशन इज चेंज्ड देन वी कैन से दैट पार्टिकल इज इन द मोशन। शुरुआत में आया होगा समझ में। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं होती है BSc। इसके बाद मोशन आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है स्टेबिलिटी या कहें तो हिंदी वाले बच्चे विरामावस्था। विरामावस्था क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि मोशन का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारे पास? विरामावस्था होता है। विरामावस्था को हम कह सकते हैं हिंदी में कि जब कोई कण समय के सापेक्ष कांस्टेंट होता हो या समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता हो तो वो कण क्या कहलाता है? विराम कण कहलाता है। और उसकी यह अवस्था क्या कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। और इंग्लिश में हम देखें, जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, ये हमारे पास पेन है, पेन यहाँ रखा हुआ है। हम जब तक इसको नहीं हिलाएंगे तो ये यहीं तक रखा मिलेगा हमको, कल भी हमें यहीं रखा होगा। और अगर हम इस पेन को पकड़ के यहाँ से यहाँ कर देते हैं तो इस पेन की पोजीशन में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। इसका मतलब ये पेन यहाँ से पहले यहाँ था, फिर किसी t बराबर कुछ समय पर ये यहाँ आ गया। मतलब कि with respect to time the position of the pen is changed. Then we can say that before the pen is on rest and after it is on in motion. ओके तो स्टेबिलिटी की हम डेफिनेशन क्या देंगे? हम देंगे कि इफ पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और पार्टिकल कह दें या फिर कोई ऑब्जेक्ट कह दें, या फिर कहें तो पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज said to be stable if the position of particle is constant या कहें तो not variable with respect to किसके? with respect to time, then particle is said to be in stable position। इसका एग्जाम्पल हमने दिया कि जैसे कोई कार है, जब तक उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे तो वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार किस में है? स्टेबल पोजीशन में है। और जब उसको ड्राइव करेंगे तो उसकी पोजीशन एक अकॉर्डिंग टू टाइम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी। तो हम कह देंगे कि कार किस में है? मोशन में है। आई होप आपको मोशन और स्टेबिलिटी के बारे में अंतर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और बात इम्पोर्टेंट होती है कि जो मोशन होती है, मोशन में कोई जो वस्तु होती है और स्टेबल जो वस्तु होती है, इन दोनों की आपस में गति जो होती है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब आपेक्षिक। मतलब अगर पहली वस्तु की गति दूसरे के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं, दूसरी वस्तु की पोजीशन हम पहली ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं। और मैकेनिक्स में साधारणतः गति के बारे में ही अध्ययन
किया जाता है। जैसे हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, हमारे पास दो क्या हैं, गाड़ियाँ हैं, ये फर्स्ट गाड़ी, ये सेकंड गाड़ी, और 3 ऑब्जर्वर हैं हमारे पास। प्रेक्षणकर्ता कितने हैं, 3। एक तो इस गाड़ी में बैठा है प्रेक्षणकर्ता, और एक प्रेक्षणकर्ता इस गाड़ी में बैठा है, और तीसरा प्रेक्षणकर्ता यहाँ रोड के साइड में खड़ा है। जब यह गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, मतलब दोनों गाड़ी सेम स्पीड से अगर ये से चलती हैं, तो इस गाड़ी के ड्राइवर को लगता है कि ये मेरी गाड़ी तो स्थिर है लेकिन ये गाड़ी चल रही है, और इस वाले गाड़ी को लगता है कि ये गाड़ी स्थिर है और ये वाली गाड़ी चल रही है। और जो ये रोड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कौन है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षणकर्ता। और ये जो रोड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कहता है कि दोनों ही गाड़ी मोशन में है, मतलब इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में है, इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। ऐसा लगता है, होता नहीं, वास्तव में दोनों गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दोनों ही गाड़ियाँ कैसी होती हैं, मोशन में होती हैं। अगर सेकंड इस एक और एग्जांपल लें अपन, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपना, सेकंड एग्जांपल लें, तो सेकंड एग्जांपल ये लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। द सन रोटेट अराउंड द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब एक जनरल सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और ये जैसे सन है, ये क्या है, सन है, इसके चारों ओर भी एक फिक्स ऑर्बिट में जो अर्थ होती है वो घूम रही होती है, और जो अर्थ होती है वो ये उसका एक्सिस है, तो ये इसके चारों ओर भी घूम रही होती है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो हम कॉलेज से स्कूल से हम घर आते हैं या घर से कहीं भी जाते हैं और वापस आते हैं, तो हमारा घर वहीं क्यों रहता है, वो भी तो इधर उधर खिसकना चाहिए या उसके मेन गेट की स्थिति बदलनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी जो होती, और हमें महसूस क्यों नहीं होता कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही घूम रही है, ये इस कारण होता है कि हम पृथ्वी के हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पर ऑब्जर्वर होते हैं पृथ्वी पर। जब पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ऑब्जर्वर भी इसको सूर्य के चारों ओर एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में घूम रहा होता है, और पृथ्वी जो होती है वो अपनी, ये जो माना कि पृथ्वी है, और ये अपनी एक्सिस पर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही होती है। अगर इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आएगा या थोड़ा सा भी इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हमें क्या लगेगा, हमें झटका लगेगा। कभी जैसे आप देखते हो कि गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, तो हम एक प्लेन रोड पर, तो हमें झटका नहीं लगता है, और जैसे ही हम उसकी स्पीड को अप डाउन करते हैं, तो हम भी आगे पीछे हमें झटका सा महसूस होता है। तो इस वजह से हमें नहीं लग पाता कि पृथ्वी भी घूम रही है। अगर आप इसको सन के ऊपर जाके देखोगे या फिर स्पेस में और भी कहीं किसी पोजीशन पे जाके देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि पृथ्वी जो है सन के अराउंड रोटेट हो रही है या रिवॉल्व हो रही है। यहाँ तक होगा क्लियर। और जो यहाँ से सन की रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में जो सन है वो स्टेबल है, और सन के रेस्पेक्ट में पृथ्वी भी स्टेबल हमें लग रही होती है, लेकिन होती नहीं है, ये मोशन में होती है। अगर हम स्पेस में कहीं बाहर हम अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड हमें रोटेट होती हुई नज़र आएगी। तो यह था इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक और देखें एग्जाम्पल 3rd नंबर का। आप, ये तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे आपने ट्रेन तो देखी होगी, ये हमारे पास क्या मान लिया हमने, ट्रेन मान लिया, 3 डब्बों वाली ट्रेन देख लिया। इसमें ये यात्री बैठे हैं, पैसेंजर्स आर सिट इन द ट्रेन।
ये पैसेंजर्स हैं और यहाँ कोई प्लेटफॉर्म पर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन की ओर आती है, ट्रेन मोशन में होती है और इस आदमी को पता है कि ट्रेन कैसी है, मोशन में है। लेकिन ये आदमी या कोई दूसरा भी बैठा हो तो वे आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। वे मोशन में नहीं होती हैं क्योंकि ट्रेन तो मोशन में है, लेकिन वो आदमी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेबल है। उनको लगता है कि उनको पता तो होता है कि ट्रेन कैसे आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उनको दिखाई देता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ मोशन कर रहा है। और इस भाई साहब को लगता है कि जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मोशन कर रही है। इसको हम कहते हैं स्यूडो मोशन, मतलब आभासी गति हम इसको बोल देते हैं। ऐसे ही जैसे आप ट्रैवल करते हो किसी भी व्हीकल के अंदर तो हमें लगता होता है कि रास्ता पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ गति कर रहा है रास्ता, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, रास्ता पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, रास्ता वहीं की वहीं रहता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक आभासी गति का हम इसको नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक शायद आप लोगों को कुछ मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसके बारे में जब कॉलेज की बात आती है तो टीचर आपको सिर्फ एक गाइडेंस देता है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैकेनिक्स की एक बुक आती है, CBH पब्लिकेशन है, कॉलेज बुक हाउस है, उसका आप बुक ले लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी बुक ले लेना। इसकी लैंग्वेज बहुत सरल है, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में देखें तो निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि कोई पार्टिकल है वो मोशन में है या कोई पार्टिकल स्टेबल है, तो उसकी पोजीशन को हम जिसमें दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पोजीशन को, उसके लिए एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोटिव या इंटेंशन ही क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोटिव होता है पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना, पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना पार्टिकल की पोजीशन, जैसे कि माना कि ये कोई पार्टिकल है स्पेस में। अब स्पेस में हम कोई भी पार्टिकल मानेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम, आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, शायद 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ग्राफ, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये दो एक्सिस होते हैं। 8th क्लास तक की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस कब होते हैं? जब 2D की बात की जाए, 2 डायमेंशनल स्पेस की हम अगर बात करें तो एक्स एंड वाई ही एक्सिस होते हैं। लेकिन जब 3D की बात करें अपन तो एक और होता है एक्सिस जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि ये इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस तरह से ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है ये, और ये वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अपनी जो नोटबुक होती है या अपना ब्लैक बोर्ड होता है वो सिर्फ 2D में होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर दी जाती है। वास्तव में ये रिप्रेजेंट नीचे की तरफ ना होकर कैसी होती है, इसके ओरिजिन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया ओ। ये हो गया अपना जेड एक्सिस। ये कोई पार्टिकल है, माना कि कोई पार्टिकल क्या है, पी नाम दे दिया इसको पार्टिकल।